Hello everyone, so let's start with the revision of chapter 1, unit 1. Okay, so I'll be taking chapters in order according to your study material और उसमें आपका जो unit 1 है that is nature and scope of business economics which consist of 2 chapters, जिसमें से पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का एंड सेकेंड चैप्टर है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जो इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी वाला चैप्टर है ये प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहुत प्रिसाइज वे में ये नोट्स बनाए गए हैं ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो इकोनॉमिक्स है उसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ है। तो पहला आपका एमसीक्यू यही बन जाता है कि इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिन है वो कौन से वर्ड से हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ है एंड ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया कंसिस्ट ऑफ या इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स दैट इज ओइकोस एंड नेमन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओइकोस एंड नेमन, इन 2 वर्ड्स को लेके ये कंबाइन करके ओइकोनोमिया बना है। व्हाट डज ओइकोनोमिया मीन्स? ओइकोनोमिया मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये सिंपली आपको ये बताना चाह रहा है कि जो इकोनॉमिक्स है उसकी शुरुआत, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? यूज ऑफ रिसोर्सेज, रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये शुरू हुआ था घरों से एंड देन इट एक्सपेंडेड टू अवर बिजनेसेस ऑल्सो। तो इसका जो ओरिजिन है दैट स्टार्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड मैनेजमेंट और उसको हम ग्रीक में क्या बोलते हैं? ओइकोनोमिया। और आपको अगले पॉइंट में क्या याद करना है? 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था। ओके, फिर एक शख्स आए जिनका नाम था एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ आए तो बड़ी देर से थे लेकिन हमारे यहाँ पे रोल अभी आया है। एडम स्मिथ ने अपनी एक काम में, अपनी एक बुक में, ठीक है, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। व्हाट इज दिस? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अगर एक नेशन के पास वेल्थ है तो वो उसके पास कैसे आई, ओके, और किस तरीके की वेल्थ है। वेल्थ मीन्स यू कैन से रिसोर्सेज। ओके, वेल्थ का सिर्फ मतलब हमारे इकोनॉमिक्स में इट डजेंट मीन्स मनी, इट मीन्स एवरीथिंग विच सेटिस्फाई और वांट। ओके, तो एडम स्मिथ ने अपनी बुक में जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कि एक नेशन के पास जो वेल्थ है वो किस तरीके की है, ओके, एंड कैसे आई, कि क्या कॉजेज थे उसके पीछे, कौन से ईयर में। द ईयर वो 1776। ओके, एब्रीविएशन, क्योंकि ये नेम बहुत बड़ा है तो इसको एब्रीविएट करके छोटा नाम दे दिया गया इसी बुक को। द वेल्थ ऑफ नेशन, वो इनका पहला काम था मॉडर्न इकोनॉमिक्स का। अगर आप इस पूरी लाइन को पढ़ोगे तो क्या लिखा है? 19th सेंचुरी तक हमारी इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाता था, लेकिन एक बुक आई जिसका नाम है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776, जिसको एब्रीविएट किया गया वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से, लिखा था एडम स्मिथ ने। इसको कंसीडर किया गया फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 1 मार्क का क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दिया, कौन सी बुक में दिया, कौन से साल में दिया, क्या एब्रीविएशन है। क्लियर जी? चलिए नेक्स्ट। अब जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो 2 चीज़ों पे बेस्ड है, मतलब हम पूरी इकोनॉमिक्स में सिर्फ इन 2 चीज़ों के ऊपर ही स्ट्रेस डालते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उसकी अनलिमिटेड वांट्स हैं। एवरीवन नो, ठीक है, कि जो हमारी इच्छाएं हैं, ठीक है, दैट आर अनलिमिटेड, लेकिन जो उसको पूरा करने के लिए मीन्स हैं, मीन्स रिसोर्सेस। जो वांट्स को पूरा, अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए बेटा जो रिसोर्सेज हैं दैट आर लिमिटेड, दैट आर रिलेटिवली स्कार्स। रिलेटिवली स्कार्स का मतलब कि अगर हम वांट्स के कंपैरिजन में देखें तो स्कार्स है, अगर हम वांट्स के कंपैरिजन में ना देखें तो मे बी स्कार्स ना हो, लेकिन क्यों स्कार्स है? क्योंकि वांट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें, पूरे सब्जेक्ट में हम क्या सीखते हैं कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे यूज करें ताकि अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। हाँ, आप ये नहीं बोल सकते हो कि ऑल वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, लेकिन मैक्सिमम वांट्स को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज रिसोर्सेज, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स
ओके ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो यहाँ पे जब ये वर्ड मैंने अंडरलाइन किया तो इसमें सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं लिखा गया, इसमें एक वर्ड और डाल दिया गया विच इज लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड रिसोर्सेज, इट्स लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो क्या डिफरेंस है रिसोर्स में एंड इकोनॉमिक रिसोर्स में? किसी भी रिसोर्स को अगर आपको इकोनॉमिक रिसोर्स बोलना है तो उसमें ये दो फीचर्स होने चाहिए। अगर किसी भी चीज़ में ये दो फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं फिर वो इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं बनता है। हमारी इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ते हैं। इफ़ अ थिंग इज ओनली रिसोर्स नॉट इकोनॉमिक रिसोर्स फिर हम उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। इफ अ थिंग इज रिसोर्स एज वेल एज इकोनॉमिक रिसोर्स तब हमारा वो सब्जेक्ट मैटर है। तो क्या दो फीचर्स हैं जो एक रिसोर्स को इकोनॉमिक रिसोर्स बनाते हैं? सबसे पहले तो अगर आसान भाषा में लिख दूं स्कार्सिटी। अगर आप इस पूरी लाइन को पढ़ोगे, अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, अवेलेबिलिटी कम है इन कंपैरिजन टू देयर डिमांड। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि डिमांड इज मोर देन सप्लाई। किसी चीज़ को मांग ज़्यादा रहे हो, पीछे से आपको सप्लाई कम हो रही है तो आप बोलोगे कि वो स्कार्स है। दूसरी चीज़, दूसरा जो इसका मेन पॉइंट है दैट इज कि जो ये रिसोर्सेज हैं, जो आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हो, इसके ढेर सारे यूजेस हैं, एक यूज़ नहीं है, ढेर सारे यूजेस हैं। एंड हमारे सामने प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, यार कौन सा यूज़ करें? आई विल टेक अ वेरी इजी एग्जाम्पल विच इज़ मनी। क्या जो मनी है, क्या जो पैसा है, उसके ऊपर ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं? क्या वो स्कार्स है? मैम बिल्कुल स्कार्स है। कौन बोलता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा है? हर बंदा कहता है कि नहीं यार हमारे पास तो कमी है इस चीज़ की। दूसरा, क्या मनी के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं? यस हैं। सो मनी इकोनॉमिक रिसोर्स हो गया। अगर किसी चीज़ में ये दोनों आपको करेक्टरिस्टिक्स कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, इट्स एंड बिटवीन दीज टू फीचर्स, तो आप बोलोगे वो रिसोर्स इकोनॉमिक रिसोर्स है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, डेफिनेशन क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स की? देखो जो अभी तक हम पढ़ रहे थे दैट वाज ओनली अबाउट इकोनॉमिक्स, बट हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट कहता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को जब आप बिजनेस में डाल देते हो, प्रैक्टिकली डाल देते हो, ठीक है, बाय यूजिंग मोर मेथड्स, ठीक है, उसके साथ कुछ और चीज़ों को कंबाइन करके, तब आप बोलते हो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है। कुछ नहीं है और। ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? ये है कि जब आप इकोनॉमिक एनालिसिस को, लाइक आपने इकोनॉमिक्स में कुछ सीखा, आप उस एनालिसिस को बिजनेस में डिसीजंस लेने में यूज़ करते हो। ठीक है, क्यों यूज़ करते हो भाई? क्यों यूज़ करते हो? आपको बिजनेस में क्या ज़रूरत पड़ गई इकोनॉमिक्स की? कारण क्या है? क्योंकि जो बिजनेसमैन है, जो प्रोड्यूसर है, उसके पास भी जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है एंड उसके पास भी, उसको भी दिमाग लगाना पड़ता है कि यार मैं इसको कैसे यूज़ करूं ताकि मैं बेस्ट टू बेस्ट आउटपुट निकाल के लेके आऊँ, बेस्ट टू बेस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेके आऊँ। तो उसको भी इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। What is business economics? It is use of economic analysis in making, किसमें? बिजनेस डिसीजंस में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूज हो सके। तो एक भाई साहब आए हमारे पास, जोल्डीन, इन्होंने भी यही चीज़ को बोला। जोल्डीन क्या कहते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है? ताकि बिजनेस पॉलिसीज़ को अच्छे से बना सको, बिजनेस पॉलिसीज़ को बनाने में, फॉर्म्युलेट करने में हेल्प हो सके। किसने बोला? जोल्डीन ने बोला। फिर जी बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक और नाम है, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, बहुत सारे ढेर सारे 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स। वाई मैम, वाई इसको मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स बोला गया? कारण, क्योंकि जो पॉलिसीज बनाते हैं वो मैनेजमेंट बनाती है। इट मीन्स इन इकोनॉमिक्स का जो मैक्सिमम यूज है वो मैनेजमेंट करेगी। ठीक है, कोई और बंदा नहीं करेगा। जितनी पॉलिसीज बनती है वो मैनेजमेंट लेवल पे बनती हैं। सो इकोनॉमिक्स का बेस्ट यूज़, इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज का बेस्ट यूज़ मैनेजमेंट करने वाली है, मैनेजर्स करने वाले हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? इकोनॉमिक्स की थ्योरीज का बिजनेस के प्रैक्टिस के साथ। क्लियर जी? और जब आप ना बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ठीक है,
तो इसमें माइक्रो भी है, मैक्रो भी है, लेकिन ज़्यादा जो पार्ट पढ़ोगे, 80% जो पार्ट पढ़ोगे वो माइक्रो के बारे में पढ़ोगे। मैक्रो भी है, लेकिन हम हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो बोलते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर जो डीलिंग करेंगे वो माइक्रो के साथ डीलिंग करेंगे। क्लियर? सो दिस इज अबाउट डेफिनेशन। सो व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। मैंने अभी आपको बताया कि आप दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हो, वन इज माइक्रो एंड अदर इज मैक्रो। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इफ यू टॉक अबाउट दिस आई, व्हाट डू यू मीन बाय दिस आई? इट मीन्स इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब छोटी यूनिट, या अगर आपको और आसान तरीके से बताऊं, जो चीज़ पूरे देश के लेवल पे नहीं है, ठीक है, थोड़े छोटे लेवल पे, दैट विल बी काउंटेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जब आप इंडिविजुअल लेवल पे कुछ स्टडी करते हो, जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कुछ स्टडी करते हो, एक सिस्टम के अंदर, एक सिस्टम, एक इकोनॉमिक सिस्टम एक देश के अंदर, तब आप उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हो। एंड इसमें आपके पास ढेर सारी एग्जाम्पल्स हैं। एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग, देखो आपको एग्जाम्पल ही बता रही है कि छोटे लेवल का है। आप दुनिया भर के प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो प्रोडक्ट प्राइसिंग, सिंगुलर है, ओके। एक कंज्यूमर का बिहेवियर, आप पूरे देश के कंज्यूमर को नहीं देख रहे हो, ठीक है, आप पूरे देश के लोगों के बिहेवियर को नहीं देख रहे हो, यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ सेगमेंट ऑफ अ पीपल, दैट इज नोन एज कंज्यूमर। थर्ड, फैक्टर प्राइसिंग। व्हाट आर फैक्टर्स? आपको ध्यान होगा हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं। हम हर फैक्टर को कितना पे करेंगे इंडिविजुअली व्हेन यू स्टडी अबाउट दैट, क्योंकि अगर आप एग्जांपल देखो तो फैक्टर्स प्राइसिंग नहीं बोला गया है, फैक्टर प्राइसिंग बोला गया कि एक फैक्टर की कितनी कीमत है, लैंड को कितना रेंट दें, लेबर को कितनी वेजेस दें, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दें, एंटरप्रेन्योर कितना प्रॉफिट लेके जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इन फैक्टर प्राइसिंग। एक सोसाइटी में बड़े सारे सेक्शंस ऑफ पीपल रहते हैं, मतलब कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ एवरेज, उन सब की अगर आप इंडिविजुअल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानोगे तो दैट विल बी ऑल्सो माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिहेवियर ऑफ फर्म्स, फर्म्स एक छोटा कंपोनेंट है, आप उसके बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हो, भाई ये कितना सामान बेचता है, ये कितनी सप्लाई करता है, ये कितना सामान किस प्राइस पे देना चाहता है, ये किस एटमॉस्फेयर में वर्क करता है। मैम यहाँ पे प्लूरल हो गया मैम, ये तो फर्म्स हो गया, ठीक है, फर्म्स। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अगर हमने फर्म्स लिख दिया तो दैट विल बी काउंटेड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, चाहे फर्म्स लिख दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा फर्म्स ऑफ होल नेशन, कुछ फर्म्स के बिहेवियर को आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो। एंड लास्ट, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आपको फर्म एंड इंडस्ट्री में थोड़ा डिफरेंस समझना है। देखो फर्म होती है एक इंडिविजुअल यूनिट लाइक ए, कोई ए फैक्ट्री। व्हाट इज इंडस्ट्री? ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, मतलब ए बी सी सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हो। मैम यहाँ पे तो ये एडिशन हो गई। मैम इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इसमें तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, मैम इसमें तो बड़े लेवल का काम हो रहा है, मैम ये माइक्रो में कैसे हो गया? बेटा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री बोला है, एक इंडस्ट्री का मतलब यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन प्रोडक्ट। मैंने बोला तब तक कोई कंसेप्ट मैक्रो का पार्ट नहीं बनेगा जब तक आप पूरे देश के लेवल पे बात नहीं करोगे। इफ़ यू से कि इंडस्ट्रीज ऑफ होल नेशन, फर्म्स ऑफ होल नेशन, ठीक है, ऑल फैक्टर्स, तब वो मैक्रो लेवल की बात हो जाएगी। ये एक इंडस्ट्री कुछ फर्म्स की बात कर रहा है, सो दैट विल बी काउंटेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। एंड द सेकेंड कंपोनेंट इन योर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो देखो आई का मतलब इंडिविजुअल होता है, ए का मतलब एग्रीगेट होता है। यहाँ पे बच्चे एक गलती करते हैं, एग्रीगेट का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो एडिशन करना, लेकिन मैम आपने ऊपर एडिशन की थी ए बी सी, फिर भी आपने माइक्रो में लिया। बेटा एग्रीगेट तो लेना है बट फॉर इकोनॉमी एज अ होल लेना है,
मैं अभी आपको अंडरलाइन भी करके दिखाती हूँ। इकोनॉमी एज अ होल का मतलब है पूरे देश के लेवल पे अगर एग्रीगेशन होएगी तब मैक्रो का पार्ट होगा, छोटी मोटी एडिशन होएगी तब नहीं मैक्रो मानता उसको। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना को आप स्टडी करते हो, पूरी इकोनॉमी को, पूरे देश को, इकोनॉमी एज अ होल रादर देन इंडिविजुअल पार्ट्स। तो कुछ एग्जांपल्स दिए यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ये सभी आपके चैप्टर्स हैं +2 के। नेशनल इनकम, पूरे नेशन का आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल जिसमें इन्फ्लेशन आता है, डिफ्लेशन आता है, मतलब आम तौर पे प्राइसेस कैसे चल रहे हैं, एक प्रोडक्ट की प्राइस की बात नहीं कर रहा है, ओवरऑल प्राइस लेवल क्या चल रहा है। इन्फ्लेशन हम वर्ड ही तब यूज करते हैं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल प्रोडक्ट्स, नॉट वन प्रोडक्ट, ओके। इंटरेस्ट रेट कैसे हैं देश में, इंटरेस्ट रेट कौन बताता है, आरबीआई बताता है, एंड आरबीआई पूरे नेशन के लिए बताता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब आप रो के साथ डील करते हो तब आपको ये दोनों अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। फॉरेन एक्सचेंज कैसा है, आपकी करेंसी की वैल्यू क्या है इंटरनेशनल मार्केट में, ऑब्वियसली दैट विल बी वन फॉर योर होल कंट्री। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया के लिए, इंडिया में अगर मैं बात करूं पंजाब के लिए अलग है, हरियाणा के लिए अलग है, महाराष्ट्र के लिए अलग है, पूरे इंडिया का एक ही रेट चलता है, ठीक है। तो पूरे देश में सेविंग कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, एंड पूरा देश किस लेवल से ग्रो कर रहा है। अगर आप इन सारी एग्जांपल्स में एक कॉमन बात देखोगे तो मैंने हर चीज़ में एक वर्ड यूज़ किया, दैट इज पूरे देश के लेवल पे क्या हो रहा है, इसमें छोटी मोटी एग्रीगेशन नहीं है। कहते बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद माइक्रो, मैंने बता दिया इसमें ज़्यादातर कॉम्पोनेंट्स जो हैं दैट इज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है। यू कैनॉट से कि हाँ यार मैक्रो इसमें कोई मतलब उसको नज़रअंदाज कर दो, आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो, ठीक है जी। आपने अभी क्या किया, सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, नेचर क्या है, कैसी है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, किस तरीके की है। तो इसमें सबसे पहला आता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बिल्कुल सही है। साइंस क्यों, साइंस होता क्या है, जिसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, जिसमें लॉज होते हैं, जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है। हालांकि हमारी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमिक्स है दैट इज नॉट अ प्योर साइंस, मैं ये थोड़ा एडिशन करना चाहूँगी यहाँ पे, इट्स नॉट अ प्योर साइंस। वाई, क्योंकि जो साइंस में रूल्स बनते हैं या साइंस में जो भी लॉज बनते हैं वो आपके ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड नहीं होते, दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर इन्वायरमेंट, दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर एटमॉस्फेयर, है ना। तो लेकिन जो हमारी इकोनॉमिक्स है दैट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, सो सम लॉज कीप ऑन चेंजिंग। लेकिन हाँ साइंस तो है बट इट्स नॉट अ प्योर साइंस, ये ध्यान रखना है। जैसे साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसके लॉस को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया जाता है एंड सारे लॉस को टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी यही सब होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी लॉज बनते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट किया जाता है कि क्या ये हर जगह पे लग जाएगा। लाइक यू कैन से एग्जाम्पल ऑफ LOD विच इज़ लॉ ऑफ डिमांड। जब लॉ ऑफ डिमांड बना होगा तो उसको बड़े तरीके से टेस्ट किया गया होगा, है ना। सो उसको बड़े सिस्टमाइज तरीके से उसके बारे में वैल्यूज़ कलेक्ट की गई होंगी। सो इट इज़ ऑल्सो अ साइंस। और ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ाए हैं कि जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इसमें हम इंडिविजुअल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसमें और किसकी एनालिसिस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, मैक्रो को भी किया जाता है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर आपका बिजनेस कहीं पे लाई कर रहा है तो इसमें बाहर के किसी भी फोर्सेस का प्रेशर नहीं है, यू कैन नॉट से दिस, है ना। बाहर से भी बहुत सारी फोर्सेस होते हैं जिसका प्रेशर हमारे बिजनेस पे पड़ता है। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ ट्रेड साइकिल्स, आप आगे पढ़ोगे ये सारी चीज़ें, ओके। तो किसका इफेक्ट होता है इस पर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर, ठीक है। जैसे अगर आपको समझाऊं, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, इस पे बाहर से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। ये जो बाहर से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है ये नॉर्मली मैक्रो एनालिसिस का पार्ट बनता है, ओके। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट है, ये क्यों, देखो सीधी सी बात है, अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करते तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है,
ठीक है, क्योंकि हम उसमें सिर्फ अपनी थ्योरीज पढ़ते हैं, अपने लॉस पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाएगा, बाय यूजिंग वन और मोर एप्लीकेशंस, ठीक है, लाइक यू कैन से डिफरेंशिएशन यूज हो सकता है, इंटीग्रेशन यूज हो सकता है, ओआर यूज हो सकता है, कैपिटल बजटिंग यूज हो सकता है, ठीक है, बड़ी सारी और टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है। हमने जो थ्योरीज बिजनेस में पढ़ ली, हमने जो थ्योरीज इकोनॉमिक्स में पढ़ ली, उसको सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर अकेली बात करोगे तो पढ़ लो, ठीक है, बात खत्म हो गई, बट व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स तो वो वाली थ्योरीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यू नीड स्किल, यू नीड आर्ट टू डू दिस, सो इसलिए इट इज ऑल्सो आर्ट। फिर ये प्रेगमेटिक इन अप्रोच है, थोड़ा सा मैं बता भी चुकी हूँ इसके बारे में। प्रेगमेटिक का मतलब कि जैसे हम माइक्रो में या इकोनॉमिक्स में हम बड़ी सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम। कहते हैं जब हम इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तो आप कहते हो MC शुड बी इक्वल टू MR, ठीक है, एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, अगर आपको इसकी डायग्राम याद होगी, और यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम खत्म कर देते हैं, एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। लेकिन क्या इतना काफ़ी है, ठीक है, इक्विलिब्रियम निकालने के लिए क्या ये दो कंडीशंस काफ़ी हैं? नो, बहुत कुछ और चाहिए। इसमें प्रैक्टिकल चीज़ों को फेस करना पड़ता है, इसमें और बड़ी सारी चीज़ों को और इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हम जब सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज पे स्टडी करते हैं, हम रियल वर्ल्ड में इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। But when you study business economics, this is more practical in approach than in your case of normal economics. Interdisciplinary का मतलब इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप ये नहीं कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ माइक्रो और मैक्रो आती है। अगर आपको बिजनेस में इकोनॉमिक्स अप्लाई करनी है तो आपको और बड़ी सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए। व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब मोर देन वन डिसिप्लिन्स, मोर देन वन सब्जेक्ट, मोर देन वन टाइप ऑफ नॉलेज। आपको सिर्फ माइक्रो मैक्रो आता है तो नहीं चलेगा, आपको मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, आपको ऑपरेशन रिसर्च के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको मैनेजमेंट की थ्योरीज भी पता होनी चाहिए, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैट्स, इकोमेट्रिक्स। व्हेन यू अप्लाई योर इकोनॉमिक्स थ्योरीज विद स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, दैट इज नोन एज इकोमेट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में थ्योरीज को अप्लाई करते हो तो दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब सिर्फ माइक्रो के लॉस पता है, मैक्रो की थ्योरीज पता है, नहीं चलेगा, आपको इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। मोर देन वन सब्जेक्ट्स यू कैन से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इट इज़ नॉर्मेटिव इन नेचर, और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती हैं बेटा, ओके। टू टाइप की इकोनॉमिक्स कौन कौन सी? एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होती है नॉर्मेटिव, ओके। और ये कह रहा है कि जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो नॉर्मेटिव है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये है क्या। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं दैट डील्स विद व्हाट इज, क्या है, आज की सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। बट इन नॉर्मेटिव इट टेल्स अबाउट व्हाट शुड बी, मतलब इसमें ये सजेशंस देता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इट टॉक अबाउट व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, है ना। एंड पॉजिटिव में ये बात करता है क्या है। तो जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो जो ज़्यादा बेस्ड है वो इस पे है, क्योंकि वो ये कहती है कि अगर आपको मार्केट को कैप्चर करना है तो आपको कैसी पॉलिसीज अपनानी चाहिए, आपको कैसा हो जाना चाहिए। इट टॉक अबाउट सजेशंस। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इट इज़ 100% नॉर्मेटिव इन नेचर। अगर आपको फ्यूचर के बारे में कुछ सजेशंस चाहिए, अगर आपको फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस करनी है तो आपको पहले व्हाट इज स्टडी करना पड़ेगा। आपको कल के लिए कुछ सोचना है, ठीक है, कि कल को क्या करना है। पहले आप आज को स्टडी करोगे ना, ठीक है, आज कैसी सिचुएशन है उसके बेसिस पे बताओगे कि कल ये होगा। यस, 80% it is normative, but if you want to take suggestions, if you want to have suggestions, you need to study about what is current situation. So थोड़ा सा पॉजिटिव का भी बीच में एलिमेंट है, बट ये कहते हैं कि ज़्यादा, क्योंकि ये नॉर्मेटिव है तो ये कहते हैं कि इट इज़ प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब प्रिस्क्राइब करना, किसी को कोई सुझाव देना, व्हाट शुड बी,
ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो ज़्यादातर नॉर्मेटिव इन नेचर है। स्कोप किन किन चीज़ों में ये डील करता है, कुछ इंटरनल इश्यूज में ये डील करता है एंड कुछ एक्सटर्नल इश्यूज में ये डील करता है। तो जो इंटरनल इश्यूज है उसको हम ऑपरेशनल इश्यूज बोलते हैं एंड दैट अराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंटरनल है, मतलब मुट्ठी में, आई कैन कंट्रोल दिस, आई कैन टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू माई कंफर्ट। ओके, तो सबसे पहली जो इसमें थ्योरी आ रही है या जो हम बोलें कि इसमें इशू आ रहा है दैट इज डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग। इन दोनों में फर्क क्या है? इफ यू टॉक अबाउट एनालिसिस तो ये आपको प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताएगा, इफ यू टॉक अबाउट फॉरकास्टिंग तो ये आपको फ्यूचर की सिचुएशन के बारे में बताएगा। कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ठीक है, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के या इंटरनल इश्यूज में जब आप जाते हो तो इसमें सबसे पहले डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग आता है। एनालिसिस आपको ये बताएगा कि आज बंदा क्या मांग रहा है, आज का डिमांड पैटर्न क्या है, फिर आज के डिमांड पैटर्न के अकॉर्डिंग यू विल प्रिडिक्ट फ्यूचर डिमांड पैटर्न एंड दैट इज नोन एज फॉरकास्टिंग। मैम क्यों जरूरी है फॉरकास्टिंग? क्योंकि अगर आपको मार्केट को कैप्चर करना है, अगर आपको अपना पैर जमाना है तो आपको इन एडवांस देखना पड़ेगा कि कस्टमर मांगता क्या है। आप बिल्कुल टाइम पे सारी चीज़ें नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई ये ज़रूरी है। इट इज़ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड। ओके, एंड सेकेंड इज जो इंटरनल इश्यूज में काउंट होता है दैट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। इसमें ये कहता है आपको प्रोडक्शन देखनी है कि आपको किस हिसाब से करनी है एंड उसका खर्चा क्या है। प्रोडक्शन ज़्यादातर आपको किन दो चीज़ों के बीच का रिलेशन बताती है, आपको बड़े अच्छे से पता है, इट टेल्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आपको ये डिसाइड करने में कितना इनपुट डालूं कि इतना आउटपुट निकल के आ जाए और वो इनपुट मुझे सस्ते से सस्ता मिले। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैज़ टू डिसाइड ऑन कि उसको कितना आउटपुट निकालना है, किसके ऊपर बेस होगा, गिवन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे बेचना ज़्यादा है, भाई मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को सेल्स मैक्सिमाइजेशन करनी है तो मैं आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगी। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो मैं प्राइस ज़्यादा रखने की कोशिश करूँगी, और अगर प्राइस ज़्यादा रखी तो कस्टमर कम मांगेगा, इन दैट केस मैं आउटपुट को कम रखूँगी। इट विल डिपेंड अपॉन किसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव के ऊपर। और जब आप पहले ही देख लोगे कि आपको कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, यह आपको हेल्प करेगा क्या डिसाइड करने में, विच टेक्निक यू शुड चूज, आपको किस टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है ताकि कम से कम खर्चा निकल के आए। और कॉस्ट एनालिसिस में आप क्या करते हो, यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, कि आपके जो फर्म के कॉस्ट कर्व्स हैं वो कैसे हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं या वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, आपको कोई कॉस्ट एडवांटेज है या नहीं है, तो इस क्यों, ताकि लीस्ट कॉस्ट पे काम कर पाओ। तो इसमें हमने दो किए, सबसे पहले आप प्रोडक्शन के बारे में जानोगे एंड दूसरा कॉस्ट। तीसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कितना स्टॉक रखना है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उस पर कितना ध्यान रखना है, कौन सा सामान को ज़्यादा कंट्रोल करना है, कौन सा सामान नेग्लिजिबल है, किस तरीके से पैसा खर्च करना है इन्वेंट्री के ऊपर। देखो क्या लिखा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर्टेन टू द रूल्स यूज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। मिनिमाइज करना है खर्चा, किसके रिलेटेड, स्टॉक को मेंटेन करने का। जो स्टॉक महंगा होगा उस पर ज़्यादा कंट्रोल लगाऊंगी, जो स्टॉक सस्ता होगा उस पर नहीं कंट्रोल लगाऊंगी। अदरवाइज क्या करती, अगर ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट ना करती तो हर स्टॉक पे एक जैसा खर्चा करती, ज़्यादा खर्चा हो जाता ना। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने सोच लिया कि यार अगर 100 आइटम्स पड़ी हैं तो इसमें 60 आइटम्स महंगी हैं, बाकी की 40 महंगी नहीं है, तो मैं खर्चा किस पे लगाऊंगी, सिर्फ 60 आइटम्स पे लगाऊंगी, बच गया ना 40 आइटम्स पे खर्चा। दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फिर उसके बाद आता है आपका, जब प्रोडक्ट आपने देख लिया कि हाँ व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस, क्या उसकी कॉस्ट है, कैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करोगे, द नेक्स्ट विल बी उसको मार्केट में प्लेस कैसे करोगे। ठीक है, मार्केट में प्लेस का मतलब ये है कि उसकी पैकेजिंग, उसका डिज़ाइन, उसकी प्राइस क्या रखोगे, क्योंकि प्राइस ही एक मेन फैक्टर है जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से या तो आगे लेके जाएगा या पीछे रख देगा। दिस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ मार्केट पावर।
आपको ये देखना है कि तुमने कितना सेगमेंट कवर किया है, तुम कितने कस्टमर को कवर कर रहे हो, तुम कितने कस्टमर के लिए सामान बना रहे हो, मतलब तुम्हारी मार्केट पावर कितनी है। वो कैसे डिसाइड होएगी, आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या डिज़ाइन रखना है, क्या मार्केटिंग टेक्निक्स अपनानी है, कैसे एडवर्टाइज करना है मेरे को प्रोडक्ट को, एंड देन प्राइस कैसी रखनी है मेरे को प्रोडक्ट की, एंड देन क्या आता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन इज बेसिकली अ टेक्निक थोड़े हायर लेवल की होती है। वैसे रिसोर्स एलोकेशन के बारे में ज़्यादा आप जो पढ़ोगे दैट विल बी इन योर CA फाइनल्स, ठीक है, बहुत दूर है अभी दिल्ली। लेकिन रिसोर्स एलोकेशन का मतलब ये है कि जो आपके पास इनपुट्स हैं उसको कहाँ कहाँ लगाएं ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट एट लीस्ट कॉस्ट निकल के, दैट्स इट। और इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब टू अराइव एट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब बेस्ट वे में जाना है आपको, किस तरीके से आप रिसोर्सेज को यूज़ करो। इसमें क्या है, आपके पास जो पैसा है आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे। ऑब्वियसली ये जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है दैट डिपेंड्स ऑन कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा आप लोगों को। आप केयरफुली इवैल्यूएट करोगे, इवैल्यूएट का मतलब स्टडी करोगे, हर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को स्टडी करेंगे, इधर करें, कहाँ से रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आएगा, जहाँ से रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आएगा वहीं पे आप इन्वेस्ट कर दोगे। देन प्रॉफिट एनालिसिस का मतलब आप देखोगे कि अगर कल को बाय चांस मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो मैं अपने प्रॉफिट्स को कैसे मेंटेन करूँ। जैसे टेक एग्जाम्पल ऑफ कोरोना। अब कोरोना के टाइम पे हो सकता है किन्हीं लोगों ने पहले ही सोच रखा हो कि अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आता है, कोई एपिडेमिक आता है, ठीक है, तो हम उससे कैसे जूझें, लेकिन हो सकता है किसी ने इसकी तैयारी ना की हो। हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें हर चीज़ के लिए पहले ही तैयार रहना है। क्यों? ताकि जो हमारे प्रॉफिट है हम उसको क्या कर सके, मेजर करना है कि हम कितने प्रॉफिट कमा रहे हैं एंड उसको मैनेज करना है। पहले कैलकुलेट करोगे कि इतने कमा रहे हैं भाई, फिर उसको क्या करोगे, मैनेज करोगे। कौन से टाइम पे, अनसर्टेनिटी के टाइम पे। सर्टेनिटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट, आप अलग अलग तरीके के जो रिस्क आपको लगते हैं, खतरे आपको लगते हैं, एंड जो आपको लगता है कि हाँ मेरे को कल को अनसर्टेनिटीज फेस करनी पड़ सकती है ड्यू टू एनी कॉम्पिटिटर, ड्यू टू एनी नेचुरल कैलेमिटी, आपको उसको भी ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस को, अपनी पॉलिसीज को बनाना है। तो ये सब इंटरनल है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल इश्यूज हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते और उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्योंकि बाहर से आ रहे हैं तो बड़े बड़े होते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनते हैं। सबसे पहले किस तरीके की इकोनॉमी है, लाइक यू कैन से वेदर इट इज कैपिटलिस्टिक विच विल स्टडी इन सेकेंड चैप्टर ऑल्सो, आइदर इट इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी और आइदर इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। बिकॉज अगर कैपिटलिस्टिक है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइवेट बंदे का ज़्यादा रोल होगा, अगर सोशलिस्टिक है तो गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल होगा, और अगर मिक्स्ड है तो दोनों का रोल होगा। किस तरीके का बिजनेस साइकिल चल रहा है, मतलब आइदर इट इज़ बूम, आइदर इट इज़ डिप्रेशन। बिजनेस साइकिल चैप्टर आपने स्टडी किया होगा तो उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है। किस तरीके का ट्रेंड है, पिछले कुछ सालों में नेशनल इनकम बढ़ी है या कम हुई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है या कम हुई है, प्राइजेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, किस तरीके का ट्रेंड है मार्केट में। अगर ये चीज़ें अच्छी जा रही हैं तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, आई शुड इन्वेस्ट। अगर ये चीज़ें बुरी हो रही हैं, आई शुड नॉट इन्वेस्ट, इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है। देन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी रहती हैं किसी भी तरीके को लेके, टैक्सेशन पॉलिसी, सब्सिडी पॉलिसी, रिलैक्सेशन कितनी देता है वो, कंसेशंस कितनी देता है, सब्सिडीज़ कितनी देता है, ठीक है। बैंक्स कैसे काम करते हैं, शेयर मार्केट कैसे काम करती है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, ठीक है, कितनी आसानी से लोन मिल जाता है। देन कहीं कोई, जो भी मैं बिजनेस में काम करने जा रही हूँ, कहीं कोई उसमें ट्रेड यूनियन तो नहीं बनी हुई, क्योंकि अगर जिस भी बिजनेस में मैं काम कर रही हूँ और जिस भी वर्कर को मैं एम्प्लॉय कर रही हूँ अगर वो किसी यूनियन का पार्ट है ना, तो क्या होगा, वो अपने यूनियन के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानेगा। मेरे को इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा है तो नहीं है, कोई और यूनियन तो नहीं बनी हुई, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो नहीं बनी हुई। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, किस तरीके की सरकार है, क्या फेवरेबल है मेरे लिए, ठीक है, सरकार की पॉलिसीज कैसी हैं, क्या आपको लगता है कि ये टिकेगी सरकार, क्या स्टेबिलिटी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं दैट रिलेट्स टू एक्सटर्नल इश्यूज। तो दैट्स इट फॉर योर चैप्टर नंबर 1।
लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर का नेम है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं एंड इन्हीं बेसिक प्रॉब्लम्स को हम कहीं ना कहीं सेंट्रल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। अगर हम पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं हमारी इकोनॉमी में, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से आती हैं, दो कारण हैं। ह्यूमन बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और अगर एक और ज्वाइन कर दे इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। और इन दिक्कतों को सेंट्रल प्रॉब्लम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितनी बाकी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी पॉवर्टी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, वो सब इन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण है। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक हिस्सा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बांटना। अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यू नीड टू स्टडी दीज 4 प्रॉब्लम्स। अब वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स है ना। एलोकेशन का मतलब चीज़ों को बांटना कैसे है, उसके अंडर आप ये 4 चीज़ें पढ़ते हो, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। कंप्लीट नहीं है, प्लीज कंप्लीट इट। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। हालांकि एक्सप्लेनेशन में आगे कंप्लीट दिया हुआ है, लेकिन हेडिंग भी आपको ऐसे ही लिखनी है क्योंकि एमसीक्यू में कई बार अकेला आपको व्हाट टू प्रोड्यूस दिया होगा एंड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी अदर ऑप्शन होगा, तो यू विल चूज जो ये कॉम्प्रिहेंसिव वाला ऑप्शन है। ओके, तो इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, क्या बनाना है और कितना बनाना है। कारण आप हर चीज़ को इक्वल प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। इसमें अगर मैं जाऊं तो मेन 2 कैटेगरीज बनती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी होती है वेदर टू प्रोड्यूस प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन को बढ़ाएं या खुद यूज करना है। दूसरा पीस टाइम गुड्स, शांति व टाइम वाले गुड्स, या वॉर टाइम गुड्स। तो आपको इसमें से क्या कैटेगराइज करना है, दैट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। वंस यू हैव डिसाइडेड व्हाट टू प्रोड्यूस, द नेक्स्ट स्टेप विल बी कैसे प्रोड्यूस करना है। यू हैव 2 टेक्निक्स हियर, वन इज लेबर इंटेंसिव एंड सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मीन्स यूज ऑफ मोर लेबर लेस कैपिटल, कैपिटल इंटेंसिव मीन्स यूज ऑफ मोर कैपिटल लेस लेबर। फिर तीसरी प्रॉब्लम आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हुम टू प्रोड्यूस का मतलब किसके लिए बनाना है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा डीपली स्टडी करें तो वी वांट टू नो फॉर विच सेक्शन वी वांट टू मेक, फॉर विच सेक्शन वी वांट टू प्रोड्यूस गुड्स, आप ऐसे ले सकते हो। ओके, तो 4 सेक्शंस होते हैं, 4 लोग इनकम लेते हैं। किस किस फॉर्म में लेते हैं, रेंट की फॉर्म में लेते हैं, वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रॉफिट्स की फॉर्म में। यू हैव टू डिसाइड आपको किस सेक्शन के लिए बनाना है। आपको उस सेक्शन के लिए बनाना है जो इंटरेस्ट कमा रहा है, आपको उस सेक्शन के लिए कमाना है जो प्रॉफिट कमा रहा है, आपको उस सेक्शन के लिए कमाना है जो वेजेस, या उस सेक्शन के लिए जो रेंट। सो बेसिकली फॉर हुम टू प्रोड्यूस यू कैन सिंपली से रिच और पुअर भी हो सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा डीप चले जाएं तो इसमें हम ये देखते हैं कि नेशनल इनकम कैसे बंटी है, किस बंदे के पास कितना हिस्सा गया है, एंड हम किस सेक्शन को टारगेट करना चाहते हैं। फिर ये जो आपने जो तीनों प्रॉब्लम्स अभी स्टडी की, दैट फोकस इज ओनली ऑन प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है। लेकिन जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम सिर्फ आज के लिए ही नहीं रखते हैं, फॉर टुडेज कंजम्पशन नहीं रखते हैं, वी सेव समथिंग फॉर फ्यूचर ऑल्सो, ताकि कल की भी प्रोडक्शन कैपेसिटी बची रहे। तो कितनी प्रोविजन बनाएं ताकि फर्दर ग्रोथ ना रुके। इट मीन्स हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी डन। जितना आज है सबको यूज नहीं करना है, यू शुड सेव सम पार्ट ऑफ टुडेज रिसोर्सेज, ताकि फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस भी चलता रहे। दीज आर द 4 बेसिक प्रॉब्लम्स जो फेस होती है अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, दिस विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इकोनॉमी। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट वन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब ज़्यादातर इसमें प्राइवेट का रोल रहता है, इसीलिए हम इसको फ्री मार्केट या लेज़र-फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितनी ओन्ड हैं चीज़ें या कंट्रोल्ड हैं दैट आर बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, एंड मेनली जो मोटिव रहता है वो प्रॉफिट रहता है। और अगर हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करें, इसमें जो ओनरशिप का राइट है, ठीक है, मतलब चीज़ें आप अपने नाम पे करवा सकते हो, तो दैट आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट।
प्राइवेट लोग अपने नाम पे चीज़ें करवा सकते हैं एंड प्राइवेट लोगों को पूरी फ्रीडम है कि वो कुछ मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे नीड नॉट टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। फिर क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट का रोल ज़्यादा है तो वो गुड्स बहुत सारे बना रहे होंगे, कंपटीशन बड़े हाई लेवल का रहेगा, तो जो कंज्यूमर है वो अपनी मर्जी का गुड खा सकता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, कोई रुकावट नहीं है, बड़ी ढेर सारी वैरायटी है यहाँ पे गुड्स की। कारण वैरायटी आई कैसे, प्राइवेट बंदा है, चीज़ें तो बनानी पड़ेंगी ही। प्रॉफिट मोटिव बहुत सिंपल है, प्राइवेट बंदा जहाँ पे आएगा प्रॉफिट मोटिव होगा एंड जो प्राइवेट पर्सन होगा ना वो कंज्यूमर को ही किंग मानता है, मतलब ही विल प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। तो हम इस पूरे पॉइंट को बोलते हैं कंज्यूमर सॉवरेनिटी। व्हाट इज कंज्यूमर सॉवरेनिटी? अगर हम कंज्यूमर के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाएं, दैट विल नॉट बी पॉसिबल इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी, क्योंकि सरकार कंज्यूमर के अकॉर्डिंग गुड्स को नहीं बनाती है। कैसा कॉम्पिटिशन होता है? लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इट्स स्टिफ। यहाँ पे जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहती है वो एब्सेंस रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेन करती ही नहीं है। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसको जो हमने प्रॉब्लम्स ऊपर पढ़ी कौन कौन सी, व्हाट, हाउ, फॉर हुम एंड व्हाट प्रोविजन टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको ये वाली इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कौन सी होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? जहाँ पे प्राइवेट बंदे का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। और उसमें ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है? क्या बनाया जाएगा जो कंज्यूमर मांगेगा, क्योंकि अगर आप कंज्यूमर प्रेफर्ड वाला गुड बनाओगे तभी प्रॉफिट होएगा। आप ये नहीं लिखोगे कि हम वो बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अगर कंज्यूमर ने ना मांगा तो इसका मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस में विल फोकस ऑन व्हाट कंज्यूमर इज आस्किंग, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, जो हमें सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट इज मिनिमम, विल नॉट से कैपिटल इंटेंसिव, नो, हम कहेंगे जो हमें सस्ता पड़ेगा। किसके लिए बनाना? जिसकी बाइंग कैपेसिटी होगी, जो हमें पे कर पाए। देखो प्राइवेट बंदा फ्री में तो बांटेगा नहीं गुड्स को, वो सबसे पहले ये देखेगा कि किस सेक्शन के पास पैसे हैं, मैं इस सेक्शन के लिए बनाऊंगा, ठीक है, ये मेरे को ज़्यादा पैसे देगा तो मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिसकी बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो कैसे वो डिसाइड करेगा अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? ऑब्वियसली कंज्यूमर की जो सेविंग है दैट डिपेंड्स ऑन उसको इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है। कितना सेव करेगा? जितना ROI ज़्यादा होगा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर विल बी द सेविंग। कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा प्रोड्यूसर? जितना रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा, दोनों में फ़र्क है। इफ़ यू टॉक अबाउट सेविंग्स तो इसमें बात होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट इसमें बात होती है रेट ऑफ रिटर्न की, कि कितनी वापस आएगी, क्योंकि यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, ठीक है, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, तो यू विल सी रेट ऑफ रिटर्न। तो दो चीज़ें क्या आई? सेविंग्स डिपेंड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड ऑन रेट ऑफ रिटर्न। जितनी ज़्यादा होंगी ये चीज़ें उतनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट बंदा ज़्यादा करेगा। क्या इसके कुछ मेरिट्स हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि प्राइवेट बंदा है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है तो बड़ी सारी वैरायटी ऑफ गुड्स बनाएगा। गुड्स बहुत सारे बनेंगे, अच्छे लेवल के गुड्स भी बनेंगे, तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा होगा, क्योंकि जो प्राइवेट बंदा है वो कॉस्ट मिनिमम करने के पीछे दौड़ता है। हालांकि एक यही पॉइंट पे आप नीचे डीमेरिट भी पढ़ोगे कि क्योंकि ये अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है तो कई बार वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, लेकिन ज़्यादातर जो प्राइवेट बंदा है वो काफ़ी एफिशिएंसी लाने की कोशिश करता है प्रोडक्शन में। क्यों? कॉस्ट कम करनी है ना, ओके। देन इसमें वो फंडामेंटल राइट्स, जो एक बंदे के फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीक, राइट टू चूज, उसको प्रिजर्व करता है। सोशलिस्टिक में नहीं होएगा, क्योंकि सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को थोपती है बंदों के ऊपर, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे आप चॉइस देते हो लोगों को एंड लोगों के पास पूरा हक है कि वॉट एवर दे लाइक वो चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें फ्रीडम है एंड आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी कर सकते हो, विच इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। और इसमें अगर लोग अच्छा काम करें,
है ना। अगर कोई आपको एम्प्लॉय अच्छा काम करके दे रहा है तो आप उसको रिवॉर्ड भी करते हो, लाइक बोनसेस, ठीक है। फिर इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस होगा, कारण क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर बंदा अच्छा गुड बनाने की कोशिश करेगा, तो जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट होगा वो फास्टर होगा, वो बहुत तेज़ होगा, और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उसको वो कम करने की कोशिश करेंगे, जो पूरे इकोनॉमी के लेवल पे अच्छा है। लेकिन अगर हम डीमेरिट्स की तरफ जाएँ, क्योंकि इसमें गुड्स या इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ उस बंदे के पास होंगे जिसके पास पैसे हैं, है ना। या अगर मानो कि मैं किसी पर्सन के लिए गुड बना रही हूँ तो मैं सिर्फ उसके लिए बनाऊंगी जिसकी बाइंग कैपेसिटी है, जो मुझे पैसे दे पाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे हर एक बंदे के पास गुड नहीं पहुँचेगा। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जो तो लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग गुड्स बना पाएगा वो अमीर हो जाएगा, जो लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग गुड नहीं बनाएगा उसके पास पैसे नहीं जाएंगे। इट मीन्स हेयर वेल्थ इज अपोर्शन्ड बाय फ्यू। अपोर्शन्ड बाय फ्यू का मतलब जो वेल्थ है वो कुछ ही हाथों में सीमित रह जाती है। यहाँ पे लोगों के भले के बारे में तो वैसे ही ना सोचा जाए, ठीक है। जो डिमांड हो रही है चीज़ों की, डिमांड किसकी हो रही है, डिमांड हो रही है वॉन्ट्स की। इट्स नॉट अबाउट नेसेसिटी। लग्जरीज की डिमांड हो रही है, ज़्यादा पैसे वाली चीज़ों की डिमांड हो रही है। दैट इज़ नॉट द रियल पैटर्न ऑफ सोसाइटी। वो सोसाइटी की नीड नहीं है, ठीक है। नीड कौन, नीड्स की डिमांड कौन करेगा, गरीब बंदा। यहाँ पे गरीब बंदे को तो तुम देख ही नहीं रहे हो, देख ही तुम अमीर बंदे की तरफ रहे हो जिसकी बाइंग कैपेसिटी है। क्या अमीर बंदा पूरी सोसाइटी के बेस पे डिमांड क्रिएट करेगा? नो। कहते जो भी डिमांड आपको मार्केट में दिख रही है वो रियल नीड नहीं है सोसाइटी की। दैट इज़ ओनली बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर, जो कि अमीर बंदा कर रहा है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि इसमें बड़ा सारा पैसा जो है वो एडवर्टीजमेंट पे ऊपर होता है, और ये ज़रूरी है। देखो प्राइवेट बंदे को एडवर्टाइज तो करना ही पड़ेगा, ओके। यहाँ पे वेज गुड्स नहीं प्रोड्यूस किए जाते। वेज गुड्स का मतलब यहाँ पे उन चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं किया जाता जिसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है। वेज गुड्स का मतलब जो वेजेस से गुड्स खरीदे जाते हैं, ठीक है। रूटीन वाले जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं ना, है ना, वो खरीदते हैं जो गुड्स, यहाँ पे वो प्रोड्यूस नहीं किए जाते क्योंकि उसमें मार्जिन कम होता है। यहाँ पे ज़्यादातर अदर देन वेज गुड्स जो गुड्स होते हैं उसको प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट बंदा हायर कैपेसिटी, जिसकी बाइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए बना रहा है। तो अगर मैं सिर्फ उस पर्सन के लिए बनाऊं जो अमीर है, ठीक है, तो मेरे को भी बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं लग्जरी कार्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं फ़ोन की बात करूं, तो कुछ कैपिटलिस्टिक फॉर्म्स या कुछ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज़ में कुछ सेक्टर्स में ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली मोनोपोलीज क्रिएट कर देता है। मोनोपोली का मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक देश है, उसमें प्राइवेट बंदा अकेला बड़े लेवल पे काम कर रहा है, कोई और खिलाड़ी एंटर ही नहीं करेगा, तो उसकी इनडायरेक्टली मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दूसरा बंदा उस लेवल पे काम कर ही नहीं सकता। यहाँ पे लेबर की बड़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन रहती है। क्यों? कारण प्राइवेट बंदा तो करेगा, काम ज़्यादा करवाएगा। कहते कंज्यूमर सॉवरेनिटी सिर्फ एक वहम है। हाँ, हम कंज्यूमर के अकॉर्डिंग गुड्स बनाते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट भी मार्जिन उसमें बहुत सारा रखते हैं। एंड क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो कई बार हम कस्टमर को झांसे में ले लेते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइज कर करके उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो कहते हैं कंज्यूमर सॉवरेनिटी मिथ है। नॉर्मली जो कंज्यूमर्स हैं वो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बन जाते हैं। अब एक्सप्लॉयटेशन इट इज़ ओनली थ्रू एडवर्टीजमेंट, कोई और एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं कर रहा है ये कहता है एडवर्टाइज कर करके तुम कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट की आदत डाल दोगे, ठीक है। तो कंज्यूमर ने तुमसे नहीं मांगा, लेकिन तुमने एडवर्टाइज इस हिसाब से किया कि कंज्यूमर तुमसे मांगने लग जाएगा। लास्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है। दिस इज अबाउट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इफ वी टॉक अबाउट सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। अब सरकार या किसी भी कंट्री में एक ही होती है गवर्नमेंट, ओके, तो हम इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग ऑन कमांड ऑफ गवर्नमेंट, कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं।
कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। कारण सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है। इसके बारे में जो सबसे पहले बात की थी दैट वाज बाय कार्ल मैक्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। उन्होंने एक काम किया था, आर्टिकल छापा था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कौन से साल में? 1848 में। उसके बारे में इन्होंने पहली बार ये जिक्र किया कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है, ऐसी कोई इकोनॉमी होती है जहाँ पे सरकार का मेन रोल रहता है। जितने आपने ऊपर चीज़ें पढ़ी, कौन सी में? कैपिटलिस्टिक में, ये सब उसका उल्टा है। वहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप थी, यहाँ पे सोशल ओनरशिप है। वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव था, यहाँ पे सोशल वेलफेयर है। वहाँ पे जो प्लानिंग होती थी वो प्राइवेट बंदा अपने बेस पे करता था, अपनी फैक्ट्री में करता था, अपने फर्म पे करता था। नो, यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग है। एक जगह पे प्लानिंग होती है, वो फिर बाकियों को बताते हैं एंड बाकियों को मानना पड़ता है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन है ही नहीं, सरकार ही एक है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, कोई इनइक्वालिटी नहीं है, तो सारे लोगों को बराबर ट्रीट किया जाता है। मैं ऐसा नहीं देखती हूँ यहाँ पे कि कौन सा बंदा मेरे को ज़्यादा पैसे दे सकता है, तो इक्वालिटी रहती है यहाँ पे। लेकिन कंज्यूमर को चॉइस करने का मौका नहीं मिलता। देखो, इसको गलत नहीं समझना पॉइंट को। सरकार को ये नहीं कहती कि कंज्यूमर को कोई दबाव नहीं डालती कि ये नहीं चूज करना, ये नहीं चूज करना, ना, ये इस हिसाब से नहीं कह रहा। वैरायटी नहीं है, लैक ऑफ वैरायटी। सरकार कंज्यूमर के अकॉर्डिंग गुड बनाती ही नहीं है, इसलिए कंज्यूमर को चूज करने का मौका नहीं मिलता। ये नहीं है कि सरकार रोकती है कुछ खाने से, ना, ऊपर क्या था? वैरायटी बहुत सारी थी, तो कंज्यूमर के पास बहुत ज़्यादा चूज करने के ऑप्शंस थे। लेकिन यहाँ पे वैरायटी की कमी होने के कारण कंज्यूमर चूज कर ही नहीं सकता। यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म का रोल नहीं है। आई होप आपको पता है व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म। मैं अगर सिंपल भाषा में बताऊं, प्राइस मैकेनिज्म का मतलब फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सरकार मानती ही नहीं है डिमांड एंड सप्लाई के कर्व्स को, कहती जो प्राइस मैं बताऊंगी वो होगी। इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दैट इक्विलिब्रियम, दैट सप्लाई, दैट डिमांड एंड बीच में वो इक्विलिब्रियम आता है, उस बिहाफ पे मैं नहीं करती हूँ। सॉल्यूशंस बहुत ईजी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, जो सारी इकोनॉमी मांगे। आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी। ज़्यादातर बच्चे इसमें जब MCQ अटेम्प्ट करते हैं तो दे चूज़ पुअर सेक्शन, वीकर सेक्शन, गरीब बंदे के लिए बनाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला? हर बंदे को एक जैसा देखती है, सो इट इज़ फॉर होल इकोनॉमी। ये सिर्फ गरीब बंदे को फोकस नहीं करती है। कैसे बनाएगी? यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ टू प्रोड्यूस विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। अगर कोई इकोनॉमी लेबर सरप्लस है, ठीक है, अगर कोई इकोनॉमी लेबर सरप्लस है, व्हाट इज लेबर सरप्लस? जहाँ पे लेबर बड़ी सारी है तो वो लेबर इंटेंसिव यूज़ करेगा। अगर कोई इकोनॉमी कैपिटल इंटेंसिव है तो वो कैपिटल यूज़ करेगा। तो आप यहाँ पे रिजिड नहीं हो सकते हो कि नहीं यार वो तो लेबर ही करेगा, वो तो कैपिटल ही करेगा। इट विल डिपेंड विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। whom टू प्रोड्यूस? अगेन फॉर होल इकोनॉमी। कितना कंजम्पशन आज करना है, कितना सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करना है, दैट इज होली सोली बेस्ड ऑन व्हाट इज सोशली डिजायरेबल। क्या सोशल वेलफेयर ज़्यादा बढ़ाएगा। जितने आपने ऊपर डीमेरिट्स पढ़े वही यहाँ पे मेरिट्स रहेंगे। ऊपर इनइक्वालिटी होती थी, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सेकेंड, यहाँ पे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, क्योंकि ये जितनी प्रोडक्शन है वो बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए करेगा। ऊपर मैक्सिमम प्रोडक्शन होती थी, दैट इज ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव। यहाँ पे अच्छी प्रोडक्शन होती है बिकॉज यहाँ पे वो गुड बनेगा जो सोसाइटी चाहती है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम होएगी। कारण मैंने अभी आपको क्या एग्जांपल दी, अगर लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, यू विल चूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। ऊपर क्या किया था, कैपिटलिस्टिक में क्या किया था, हमें लेना देना नहीं है कि लेबर सरप्लस है या कैपिटल सरप्लस है, हमें लेना देना कौन सा सस्ता पड़ रहा है, चाहे वो इंपोर्ट करा के ही सस्ता क्यों ना पड़े। ठीक है, ये क्लास वॉर नहीं होने देता, क्योंकि जो सरकार है वो हर बंदे को एक जैसा देखती है, तो अमीर गरीब का फर्क नहीं होता है। ऊपर तो होता है, अमीरों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, गरीबों को नहीं दी जाती, तो वहाँ पे क्लासेस बन जाती है, दो क्लासेस बन जाएंगी, एक अमीर एक गरीब। लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे सरकार इंश्योर करती है कि सबको काम करने को मिलेगा,
सबका काम करने का हक है एंड सबको एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने का मौका मिलेगा। यहाँ पे जो लेबरर्स एंड कंज्यूमर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होती है, ठीक है। प्राइवेट वाले में होती है तभी एक्सप्लॉइटेशन होती है, यहाँ पे कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती। यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगी, हाँ फास्ट नहीं होएगी, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा, फास्टर इज इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। यहाँ पे फास्ट नहीं होएगी लेकिन बैलेंस्ड होएगी। वहाँ पे बैलेंस्ड नहीं होएगी क्योंकि कैपिटल वाला बंदा या प्राइवेट बंदा ज़्यादा अर्बन एरिया में काम करना चाहेगा, लेकिन जो सरकार है वो ये नहीं देखती कि अर्बन एरिया रूरल एरिया, वो हर एक एरिया को डेवलप करेगी। डेवलपमेंट वहाँ भी होएगी, डेवलपमेंट यहाँ भी होएगी, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, वहाँ पे फास्ट होएगी, यहाँ पे बैलेंस्ड होएगी। यहाँ पे लोगों के लिए सिक्योरिटी स्कीम्स बनाई जाएंगी ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, लाइक पेंशन, ठीक है, पीपीएफ हो गया, ठीक है, लाइक कोई बुढ़ापा पेंशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन जिसको हम बोलते हैं, कोई और इंश्योरेंस स्कीम चला दी। तो ये वाली जो सोसाइटी होती है वो लोगों के भले के लिए काम करती है। व्हाट आर द डीमेरिट्स? सबसे पहला जो डीमेरिट रहेगा वो ये कि इसमें एक्सेसिव पेपर वर्क है, करप्शन है, ठीक है, फेवरेटिज्म है, मतलब कि सरकार किसी ना किसी के लिए पार्शियल रहती है। फिर ये लोगों को अपनी मर्जी का काम नहीं करने देते या अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं करने देते। स्टेट ओनरशिप होती है चीज़ों की। स्टेट ओनरशिप का मतलब जो ओनरशिप रहेगी दैट विल बी इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। ये लोगों को इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड करता। आपने ऊपर क्या पढ़ा कि अगर अच्छा काम करोगे तो इंसेंटिव्स मिलेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो प्राइजेज हैं, बड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइजेज होती हैं, दे आर एडमिनिस्ट्रेड। व्हाट आर एडमिनिस्ट्रेड? दैट आर टेकन अप बाय गवर्नमेंट। दे आर नॉट मैनेज्ड बाय, दे आर नॉट कैलकुलेटेड ऑन द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस मैकेनिज्म का रोल ही नहीं है, कंट्रोल्ड प्राइजेज हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम होती है इन रिलेशन टू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, सीधी सी बात है। एंड द लास्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं कि इसमें 3 सेक्टर्स होते हैं। प्लीज़ बेटा इसको गलती नहीं करनी, कई बच्चे समझते हैं कि इसमें एक ही होता है पब्लिक एंड प्राइवेट मिक्स। नो, 3 सेक्टर्स में प्राइवेट अकेला भी होता है, पब्लिक भी होता है एंड प्राइवेट एंड पब्लिक कंबाइंड भी होता है। तो 3 सेक्टर्स हैं, मतलब 3 तरीके से कंट्रोल किया जाता है। कुछ ऐसे सेक्टर जो सिर्फ प्राइवेट बंदा कंट्रोल कर रहा है, कुछ ऐसे जो पब्लिक कर रहा है, कुछ ऐसे जो दोनों मिलके कर रहे हैं। ये प्लान्ड इकोनॉमी है, ऑब्वियसली लाइक योर इंडिया, प्लानिंग होती है लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? प्राइवेट बंदा। यहाँ पे बैलेंस डेवलपमेंट रहेगी एंड ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग? कुछ एरियाज में, लाइक यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर, हमारे इंडिया की एग्जाम्पल लो, इसमें एमएसपी है विच हैज़ बिन फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, लेकिन इन रेस्ट ऑफ द गुड्स देयर इज नो एमएसपी। तो ड्यूअल प्राइसिंग हो गया, 2 तरीके से प्राइसेस होते हैं। कुछ एरियाज में प्राइस सरकार बताती है, लेकिन कुछ एरियाज में जो प्राइस होती है वो आपकी मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। देखो समझो, अगर हम सिर्फ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो ओनली मार्केट फोर्सेस, अगर हम सोशलिस्टिक की बात करें तो कंट्रोल्ड, लेकिन इसमें दोनों, कंट्रोल्ड भी एंड मार्केट फोर्सेस भी। अगर प्राइवेट सेक्टर है तो उसमें हर चीज़ प्रॉफिट बेसिस पे होएगी, या जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं वैसे। अगर पब्लिक सेक्टर है तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी जैसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी में होती हैं, लाइक सोशल वेलफेयर बेसिस। मेरिट्स क्या हैं? इसमें मेरिट ये है कि इसमें दोनों इकोनॉमीज के अच्छी बातों को कैरी आउट किया होगा, बुरी बुरी बातों दोनों की निकाल दी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है तो ये इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। प्राइस मैकेनिज्म का भी रोल है थोड़ा थोड़ा। सरकार है तो इनइक्वालिटी थोड़ी सी कम रहेगी। हाँ, आप ये नहीं कह सकते, देखो एलिमिनेट वर्ड नहीं यूज हुआ, रिड्यूस हुआ है, थोड़ी कम कर सकते हो, ठीक है। क्लास स्ट्रगल को थोड़ा कम कर सकते हो। यहाँ पे जो डिप्रेशंस हैं बिजनेस साइकिल्स में, एक हम बिजनेस साइकिल पढ़ते होते थे डिप्रेशन, उसको अवॉइड किया जाता है। देखो ये कैसे अवॉइड किया जाएगा? अगर मान लो कि सिर्फ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है और आपकी इकोनॉमी में डिप्रेशन आने के चांसेस हैं, मतलब इकोनॉमी के डूबने के चांसेस हैं, प्राइवेट बंदा तो फटाफट दुम दबा के भाग जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी इकोनॉमी में प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है
है ना। तो क्या होएगा, प्राइवेट बंदा भाग भी जाए, गवर्नमेंट तो टिकी रहेगी ना। क्यों टिकी रहेगी, गवर्नमेंट का कौन सा कोई जो मोटिव है, दैट इज प्रॉफिट। गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, गवर्नमेंट का मोटिव है कि सोसाइटी का वेलफेयर। तो वो अगर डिप्रेशन होगा तब भी वो टिकी रहेगी, वो बंद करके भागेगी नहीं। तो जो सीवियर टाइप ऑफ डिप्रेशन है दैट कैन बी अवॉइडेड। लेकिन सीवियर टाइप ऑफ डिप्रेशन किस में आने के चांसेस रहते हैं, कैपिटलिस्टिक में, उसमें तो सारे भाग जाते हैं। इसमें ये वाली जो इकोनॉमी है ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को बड़ा हेल्प करती है, क्योंकि प्राइवेट एंड पब्लिक का मिक्सचर है। यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाता है अगर कोई अच्छा काम या कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आती है। यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, ठीक है, क्योंकि सरकार जो है वो प्लान के बेसिस पे ये सारा काम करती है। लेकिन यहाँ पे जो कट थ्रोट का कंपटीशन होने के चांसेस थे, प्राइवेट सेक्टर है ना, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जो कंपटीशन रहता है वो कट थ्रोट रहता है, गला काटने वाला। अगर अकेली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती, सरकार का कोई रोल ना होता, तो काट देते एक दूसरे का गला। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे प्राइवेट भी है पब्लिक भी है, प्राइवेट बंदा बहुत लड़ रहा है तो सरकार आके उनको बचा सकती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स को अवॉइड किया जा सकता है, उसका रास्ता बदला जा सकता है। कैसे, गवर्नमेंट अपने रूल से उसको कंट्रोल कर लेगी। लेकिन कुछ डीमेरिट्स हैं, लेकिन इसके डीमेरिट्स बहुत सिंपल हैं। डीमेरिट्स में हम सिंपली एक बात कहते हैं कि एक प्रॉपर बैलेंस दोनों में मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, कि कितना रोल प्राइवेट सेक्टर को दें, कितना रोल पब्लिक को दें, ठीक है। अगर कहते एक्सेसिव कंट्रोल हो जाए आपकी स्टेट का, सरकार का, जिसका मतलब आप लोगों को इंसेंटिव नहीं दे रहे हो एंड प्राइवेट सेक्टर की जो ग्रोथ है वो रुक गई है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की डोमिनेशन ज़्यादा हो गई है, लाइन पढ़नी है। अगर ये करेक्टराइज्ड हो रहा है बाय एक्सेसिव कंट्रोल बाय द स्टेट, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर बहुत खुल के ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो इससे क्या होगा, पुअर इम्प्लीमेंटेशन होगी चीज़ों की, क्योंकि सरकारी बंदा इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। टैक्सेशन रेट हायर होगा, एफिशिएंसी लेवल कम हो जाएगा, करप्शन बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे एंड जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन होंगे वो डिले हो जाएंगे। अगर हमने सरकार को ज़्यादा रोल दे दिया, अगर हमने प्राइवेट बंदे को ज़्यादा रोल दे दिया, ये देखो ये लिखा है, कहते हैं अगर एब्सेंस है गवर्नमेंट इनिशिएटिव की, अगर गवर्नमेंट इतनी आगे आके इनिशिएटिव नहीं ले रही है तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेटली ग्रो कर जाएगा। डिस्प्रपोर्शनेटली का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम ये, बस मेन डिमेरिट ये है क्या, कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अगर पब्लिक को ज़्यादा रोल दिया तो प्राइवेट सेक्टर दब जाएगा, प्राइवेट को ज़्यादा रोल दिया तो पब्लिक सेक्टर दब जाएगा। सो कैसे इसको मैनेज करें, दैट इज़ अ मेन डिमेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। सो दैट्स इट फॉर योर रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2।